आज डिजील के प्लेटफॉर्म पर हम आरके सिंह, जो रांची के रिनॉन्ड नीट के लिए बायो फैकल्टी हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। विश्वास है कि आपको इनका क्लास अच्छा लगेगा और रांची के टॉप फैकल्टीज में इनकी गिनती होती है। सो बने रहिए हमारे क्लास के साथ। सो ओवर टू आरके सिंह सर। वेलकम टू डिजील। आज हमारा पहला क्लास है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। बायो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हम लोगों का जो टारगेट है, वो मेन टारगेट हम लोगों का होता है नीट। तो थोड़ा सा पहले हम लोग नीट के बारे में जानेंगे कि नीट क्या है, और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे कि नीट क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, पहले जो है नीट का क्वेश्चन, पहले नीट नहीं होता था। आज से जो हम बोलते थे 2013 में एक बार नीट आया था, फिर 14-15 में 13 और 14 में AIPMT हुआ, और फिर ये 16 से लागू हुआ नीट। तो सर, नीट से पहले क्या होता था? तो नीट से पहले जो था वो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग कॉलेज अपना अलग अलग एग्जाम लिया करते थे। नीट करके क्या किया गया कि जितने भी इंडिया में मेडिकल कॉलेज हैं, सारा का एग्जाम जो है वो कॉमन कर दिया गया। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या है, इंडिया में किसी भी कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, तो आपको अब 10 एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। आपको एक ही एग्जाम देना होगा और वो है नीट। पहले एम्स अलग एग्जाम लेता था, जिपमर अलग लेता था, बहुत दिक्कत होता था, बार बार स्टूडेंट्स को घूम घूम कर एग्जाम देना पड़ता था। तो अब ये समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि नीट का सिलेबस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नीट का जो सिलेबस है, नीट में आपको 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 90 क्वेश्चन जो होता है वो केवल और केवल बायोलॉजी से होता है, जिसका वेटेज होता है 360 मार्क्स। मतलब 720 नंबर का पूरा एग्जाम आपका होगा, जिसमें बायोलॉजी जो है वो 50% वेटेज रखता है। अब उस 50% में देखिएगा कि बायोलॉजी में भी दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक हो गया आपका जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। कहने के लिए बोल देते हैं हम लोग जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी में बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि ना कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में मिक्स है, जैसे जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स बॉटनी में भी हम लोग देखेंगे, जूलॉजी में भी देखेंगे, कंबाइंड चीज है। तो 90 क्वेश्चन आते हैं बायो से, और इसका वेटेज है आपका 360। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेरे साथ मिलके ढंग से चलते हैं, डिजील का ये प्लेटफॉर्म है, रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 360 में 350, 340 भी नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 2, 4, 5 क्वेश्चन जो होता है वो लक का और समय का भी होता है कि लक साथ नहीं दिया, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया, लेकिन वो सब बात हम लोग नहीं सोचेंगे। 360 में 353 करने वाला 360 भी आराम से स्कोर कर सकता है, और होता ही है। दूसरा बात है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो दोनों मिला के 50% है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 45 के क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आता है। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग होने का क्या मतलब होता है सर? नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो उसके लिए जो आप सही किए हैं उसमें से 1 नंबर घटा लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10 क्वेश्चन सही किया, और 10 क्वेश्चन सही करने के बाद एक क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो 10 क्वेश्चन सही करने के लिए हमको 40 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो हम गलत कर दे रहे हैं उसके लिए हमारा वो जो 40 नंबर या 40 मार्क्स जो मिले हैं उससे 1 नंबर कट जाएगा। तो ओवरऑल 5 मार्क्स का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये था उसका मार्किंग स्कीम की 180 क्वेश्चन होता है और 3 घंटे का समय होता है, 180 मिनट होता है। तो आप बोलिएगा कि पर क्वेश्चन 1 मिनट, जी नहीं। बायोलॉजी में जो 90 क्वेश्चन होता है
जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 45 टू 50 मिनट में इसको बना करके ओएमआर शीट को फिल कर देते हैं। बाकी समय आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स लेता है। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि नीट का पैटर्न क्या है। हाँ, इस साल के लिए थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग आया है। इस साल के लिए क्वेश्चन जो है आपको जितने जवाब देने हैं वो क्वेश्चन अभी भी 180 ही है, लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी बांटा गया है। वो हो सकता है कि इस साल के लिए ही हो। इस बात को भी मैं आप लोगों को शेयर कर देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी का जो हम लोग का चैप्टर है, जो हम सबसे पहला नंबर चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे अभी, वो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी की दुनिया में अगर आप आए हैं तो सबसे पहला आपको जानना होगा कि सर बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the scientific study of life और living organism। लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो सर ये साइंटिफिक स्टडी एक्चुअल में होता क्या है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, कुछ हम लोग सब यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हम कुछ कुछ हिंदी वर्ड का भी यूज करेंगे। तो सर ये ऑर्गेनाइज नॉलेज, पहले तो बात हुआ कि भाई ये साइंटिफिक स्टडी होता क्या है। तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि सर बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी है ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस क्या है? तो साइंस को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। अब फिर मामला आ जाता है कि सर क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या होता है? ऐसा नॉलेज जो स्टेप बाय स्टेप जिसको गेन किया जाए, जिसको जाना समझा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हम लोग इसी को बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो होता है, जो साइंस होता है, साइंस में सबसे पहला नंबर जो है स्टेप क्या होता है? स्टेप वाइज नॉलेज को तो साइंस बोलते हैं, लेकिन साइंस का सबसे पहला नंबर स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहला नंबर स्टेप होता है साइंस में ऑब्जर्वेशन। कोई आपसे पूछेगा कि सर साइंस कहां से आता है? साइंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। साइंस कहीं कहीं चांद से उठ के नहीं आ जाता है या किसी के सपने में नहीं आ जाता है। साइंस जो है वो हमेशा जो नेचर में जो कुछ घटित हो रहा है, जो भी नेचुरल फेनोमेना हैपन हो रहा है, उसी से आता है। ठीक है, साइंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो साइंस में सबसे पहला नंबर स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जैसे कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हम अपने घर के बगल में या नदी है, नदी को देख रहे हैं कि नदी में पानी हमेशा, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो ये क्या है? हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है सबसे पहला नंबर स्टेप। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा था, तो देखना क्या है? ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि हम पानी को मूवमेंट हो रहा है, पानी का ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, हम इस चीज को देख रहे हैं, तो ये है हमारा क्या चीज? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम घर में आए, आने के बाद हम सोचने लगे कि भाई वाटर का फ्लो क्यों इधर से इधर हो रहा है, तो हम बहुत सारा कारण को सोचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हम लोग आते हैं कि भाई रात भर हम सोचे कि, हालांकि इस एज में, जो एज में आप लोग बिलोंग करते हैं, इस एज में रात भर कोई साइंस के बारे में नहीं सोचता है, तो रात भर हम सोचे कि भाई वाटर का फ्लो इधर से इधर क्यों हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं, सुबह उठने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करके देखें और पाए कि बहुत सारा हम चीजों को अप्लाई किए, लेकिन हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, एक रिजल्ट पर पहुंचे कि जब भी एक तरफ हाइट ज्यादा होगा और दूसरे तरफ कम होगा, तो ज्यादा से कम हाइट की तरफ हायर टू लोअर वाटर का फ्लो होगा। तो ये चीज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाए कि भाई पानी का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बीच में क्या है? डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। तो हमने मान लीजिए एक लॉ दे दिया कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही स्पीड होगा वाटर का फ्लो, एक लॉ हो गया। तो साइंस में कितने स्टेप होते हैं? सबसे पहला नंबर चीज होता है ऑब्जर्वेशन।
दूसरा नंबर चीज होता है हाइपोथेसिस, हम सोच रहे हैं कि ये चीज ऐसा क्यों होता होगा। तीसरा नंबर चीज होता है एक्सपेरिमेंटेशन, और चौथा नंबर चीज होता है लॉ मेकिंग। तो ये 4 स्टेप में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, होता तो और कुछ भी है। तो साइंस आप लोग समझ गए होंगे कि साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, स्टेप वाइज नॉलेज होता है, और उस स्टेप वाइज नॉलेज में सबसे पहला नंबर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉ मेकिंग, ऐसा स्टेप्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो 10th क्लास तक तो आप लोग एकदम सारा सब्जेक्ट को पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ से 11th क्लास से स्पेशलाइजेशन हम लोगों का क्या होता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पर आकर के हम लोगों को क्या करना होगा, अब स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेना है कि भाई हम साइंस ले लिए हैं, साइंस में भी मैथ लिए हैं, बायो लिए हैं। फिर इसके बाद तो कोई बच्चा बायो अगर लिया है, 11th क्लास में आया है, तो बायोलॉजी क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लाइफ क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई कर लिए, सब चीज हो गया, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, कौन ऐसा कैरेक्टर लिविंग का जो है वो डिफिनिट है, कौन ऐसा कैरेक्टर लिविंग का डिफिनिट नहीं है। तो बेसिक नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कभी एक्सेप्शनल चीजों को ज्यादा अगर पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज है उसको नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहीं से सही नहीं। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा देंगे, यहाँ के प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत सारा कराएंगे। और एक बुक है जिसको आप लोग आराम से फॉलो कीजिएगा, और उसमें प्रीवियस ईयर नीट का आया हुआ क्वेश्चन रहता है, हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बनेगा। बुक है एमटीजी पब्लिकेशन का, एक बुक आता है एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, उस बुक को आप लोग बनाइएगा। मेरा पढ़ाई अच्छा है, बुरा है, समझ में आता है, नहीं आता है, ये तभी साबित होगा कि अगर मेरे पढ़ाने से आपको प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप समझिए कि मेरा पढ़ाई सही है। अब मेरे पढ़ाने से, समझाने से अगर रेगुलर आप क्लास कर रहे हैं, आपका अगर नीट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो समझिए कि आप गलत जगह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यही समझिए। तो सर बायोलॉजी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लाइफ के बारे में और लिविंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लिविंग का साइंटिफिक स्टडी जो होता है सारे एस्पेक्ट में, इन ऑल देयर एस्पेक्ट, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज, बायोलॉजी। अब सर बायोलॉजी शब्द को दिया किसने था, तो कभी कभी पूछ देता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं। तो आप लोग साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ अरिस्टोटल का फोटो बनाया हुआ है, और अरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फादर ऑफ बायोलॉजी, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। उसके बाद फिर पूछेगा कि भाई बायोलॉजी टर्म को दिया किसने था, तो बायोलॉजी टर्म को दिया था लामार्क और ट्रेवेलियस ने। थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में रखना है, हालांकि कोई चीज रटना नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, और एक एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी अरस्तु को बोला जाता है। ये लोग ग्रेट फिलोसोफर थे, कभी नेट पर इनके बारे में सर्च कीजिएगा। ठीक है, इन्होंने एक बार फिलोसफी में दे दिया था कि फीमेल्स का दिमाग कम होता है, हालांकि मैं इस चीज से कहीं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तो पूछा गया कि बताइए कि आप क्यों ऐसा बोले कि फीमेल्स का दिमाग कमजोर होता है, कम होता है, सोचने समझने का शक्ति कम क्यों होता है, तो इन्होंने बोल दिया कि फीमेल्स का दांत कम होता है, इसीलिए उनका सोचने समझने का शक्ति कम होता है। बाद में बहुत 100 सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद इस चीज को, इस थ्योरी को गलत ठहराया गया था। तो अरस्तु महान आदमी थे, महान लोग भी कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, तो बायोलॉजी के मेनली 3 ब्रांच होते हैं। कौन कौन सा सर, तो बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। सर बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the scientific study of plants in all their aspects. प्लांट्स का हम हर एक एस्पेक्ट में अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। जू का मतलब ही होता है एनिमल, जू वर्ड का ही मतलब होता है एनिमल।
ठीक है। और लोगोस से आया है लॉजी टर्म, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो अगर एनिमल का हम लोग साइंटिफिक स्टडी करें हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट का मतलब इन ऑल देयर एस्पेक्ट होने का मतलब क्या है सर? जूलॉजी, तो हम बोले कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट। तो सर साइंटिफिक स्टडी एनिमल का क्या होगा? तो भाई एनिमल आए कैसे हैं अर्थ पर, एनिमल कैसे है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसे हुआ। अगर हर एक स्टेप में हर एक एस्पेक्ट पर बात किया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जूलॉजी। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जिसमें इसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं पहले ये जानिए। माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग, माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। ठीक है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो सर माइक्रोबायोलॉजी कब एग्जिस्टेंस में आया? जब माइक्रोब्स का खोज हुआ तभी माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज में आया? एग्जिस्टेंस में आया। एक चीज यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं एंटोन वॉन लीवेनहोफ को, और उसी ने सबसे पहले माइक्रोब्स का खोज किया था। ठीक है, तो बायोलॉजी के 3 ब्रांच हैं, हम लोग नॉर्मली इसको देख लिए। इसके बाद सबसे पहला बात कि सर लिविंग बायोलॉजी में हम लोग स्टडी जो करेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेंगे। तो सर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे कि एक बार कि लिविंग किसको बोलेंगे। तो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऐसे लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बेसिस पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो सर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कैरेक्टर जो होते हैं लिविंग के वो एकदम डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब सर डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो गारंटी के साथ वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग नहीं होगा। बोल सकते क्या है, वो एकदम गारंटी है कि नहीं होगा। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या होते हैं। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग बात करेंगे कि लिविंग का डेफिनेट कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। एक-एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। मेटाबॉलिज्म को हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद होता है कॉन्शियसनेस। ये भी लिविंग का डेफिनेट फीचर होता है। अभी थोड़ा देर में आप लोग समझ जाइएगा एक्यूरेटली कि लिविंग का डेफिनेट और डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर के में डिफरेंस क्या है। तीसरा नंबर फीचर हम लिख दे रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप बोल सकते हैं लिविंग का फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग का फीचर है। अगर आप बोलिएगा कि लिविंग का फीचर तो एक्सक्रीशन भी लिविंग का फीचर है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी लिविंग का फीचर है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी लिविंग का फीचर है। फिर हम लोग बोलेंगे बात करेंगे तो न्यूट्रिशन भी लिविंग का फीचर है। ठीक है, लिविंग का डेफिनिट शेप एंड साइज होता है, ये भी लिविंग का एक फीचर है। फिर उसके बाद हम अगर बोले कि लिविंग का एक फीचर इवोल्यूशन भी है, एडेप्टेशन भी है। एडेप्टेशन भी लिविंग का फीचर है, डेथ भी लिविंग का फीचर है। डेथ भी लिविंग का फीचर है। ऐसा ऐसा बहुत सारा फीचर है जिस पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रोथ भी लिविंग का फीचर है, यहां हम लिख दे रहे हैं ग्रोथ। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखिएगा मेरे पीछे तो हम जितना भी लिखे हैं उसमें मात्र 3 जगह ही
जो है स्टार मार्क लगाता है, स्टार मार्क लगाए हैं। वो 3 चीज है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज और होता है जो यही मैं आपको बता दूं, ग्रोथ भी 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो लिविंग का डेफिनेट फीचर होता है। अब एक एक करके हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि भाई लिविंग के बहुत सारे फीचर्स हैं। रेस्पिरेशन इसमें हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज नहीं लिखे हैं। लिविंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ फीचर्स जो है, लक्षण जो है वो डेफिनेट फीचर है, जो अगर रहेगा तो गारंटी के साथ वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। अब कुछ फीचर जो है वो लिविंग के हैं, अगर शो हो रहा है तो लिविंग है, लेकिन उसके रहने से गारंटी नहीं है कि लिविंग है। अब ये चीज आप समझ अभी नहीं पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताते हैं तब आप समझिएगा। जैसे एक इसमें से फीचर दिया हुआ है जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है नहीं है, प्लस रिप्रोडक्शन का हम बात करते हैं। सर रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है सर? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब हम क्या समझेंगे सर? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाबू वो प्रोसेस होता है जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा को लाता है। This process is not essential for the immediate survival of the organism. किसी भी जीव को तुरंत जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। कैसे सर? हम नहीं समझे। अरे भाई, अगर मान लो किसी आदमी का किडनी काम नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। किसी का शादी हो गया, अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो क्या उसको जबरदस्ती ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दोगे, वेंटिलेटर पर सुला दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे कि इसका तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये मर जाएगा अभी तुरंत? ऐसा कोई बात नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द इमीडिएट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तुरंत जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है ये चीज, बट इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। धरती पर लाइफ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? लाइफ को बनाए रखने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबू जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं एक समय के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सबका डेथ हो जाएगा। डेथ क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबका एक डेफिनिट लाइफ स्पैन है। तो सर लाइफ स्पैन क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवन काल। लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। डेथ नहीं, बहुत बच्चा बोलेगा बर्थ टू द डेथ। अरे भाई, कोई आदमी आज ही कोई बच्चा जन्म लिया, आज ही शाम तक मर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन 1 दिन का होता है? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। और नेचुरल डेथ का मतलब समझिएगा कि कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना लाइफ पूरा जी के मर रहा है। उसमें सारे स्टेजेस आ रहे हैं लाइफ के, उसमें जुवेनाइल फेज भी आ रहा है, मैच्योरिटी फेज भी आ रहा है और बुढ़ापा भी आ रहा है, उसके बाद डेथ हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो नेचुरल डेथ है। फिर आपसे हम बात करेंगे आगे कि कैसे तय होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होगा। अभी खाली आप इतना जानिए कि लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। चलिए, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग जान गए कि रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा को लाता है। वेरी गुड। क्यों लाता है? क्योंकि उसका डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ हो जाएगा? क्योंकि सबका एक डेफिनिट लाइफ स्पैन है। तो सर एक बात बताइए, रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का डेफिनिट फीचर है, तो एक बात यहाँ देखिए बोर्ड पर कि लिविंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन में और में नॉट प्रेजेंट। लिविंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए इस बात को, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गारंटी है कि लिविंग होगा ही। इसका मतलब कि 100% है कि वो लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बात समझने का कोशिश कीजिए आप लोग कि हम क्या बोल रहे हैं। लिविंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। बहुत ऐसा लिविंग है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि हो गया इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनका मैरिज का बहुत दिन हो गया, 50 साल हो गया, बूढ़े हैं, मरने को आए हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। तो क्या आप जाके बोलिएगा कि नहीं नहीं आपके तो बच्चे नहीं हुए, रिप्रोडक्शन आप में नहीं हुआ, बायोलॉजिकल फीचर है लिविंग का, तो आप लोग बायोलॉजी के हिसाब से नॉन लिविंग हो गए, ऐसा तो आप जाके किसी को नहीं बोलिएगा। वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत लिविंग तो है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का फीचर को शो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या लिविंग नहीं है, तो ऐसा बात नहीं होगा, वो लिविंग है। तो इसका मतलब सर लिविंग का एक डेफिनेट फीचर नहीं हुआ रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो लिविंग नहीं होगा। जैसे अब देखो क्लियर हुआ इतना बात कि लिविंग है तो रिप्रोडक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 100% गारंटी है कि वो क्या होगा, लिविंग होगा, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यूनर कार खरीद के आया तो अब बच्चे देगा कुछ दिन के बाद और उसको आप मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ दे दीजिएगा, अब फिर जिंदगी में कार खरीदने की जरूरत नहीं है। कार के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन गाय खरीद के आया है, हाथी खरीद के घर में आया है, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग यहाँ यही सीखे कि लिविंग है तो रिप्रोडक्शन उसमें कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गारंटी के साथ वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, लिविंग ही होगा। तो लाइफ स्पान हम लोग सीख लिए, रिप्रोडक्शन पर देख लिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन जो है लिविंग का डेफिनिट फीचर या डिफाइनिंग फीचर नहीं है। माने रिप्रोडक्शन होने से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो चीज लिविंग नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सर रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं एक चीज था लिविंग का फीचर में स्टार मार्क करके दिया हुआ था, मेटाबॉलिज्म। सर ये मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring inside the cell or occurring inside the body of living organism are known as metabolism। जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में या एक सेल के अंदर में, तो सर सेल क्यों बोल रहे हैं आप? भाई एक सेल भी लिविंग हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, वॉटिसेला हो गया, ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, वो भी लिविंग हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। All chemical reaction occurring inside the cell or in living organism are termed as क्या चीज? मेटाबॉलिज्म। सारा इन रिएक्शन को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जितना भी केमिकल रिएक्शन लिविंग के अंदर होता है उसको सबको मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है सर, एक बात बताइए कि क्या हम लोग कोई केमिकल है जो हमारे अंदर में केमिकल रिएक्शंस होंगे? तो आप लोग बोलिएगा कि, बहुत लोग बोलिएगा कि नहीं हम लोग केमिकल हैं, बहुत लोग बोलिएगा कि हम लोग केमिकल नहीं है। तो 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि हम लोग केमिकल हैं कि हम लोग केमिकल नहीं है। तो डायरेक्टली हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम एक बात आप लोगों को बता रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें पानी जो होता है वो होता है 70 to 90%। ये एनसीईआरटी बुक बायोमोलिक्यूल जो है उसी में दिया हुआ है, 70 to 90% वाटर होता है, पानी होता है। पानी के बाद होता है प्रोटीन, जो होता है वो होता है आपका 10 to 15%। हमारे बॉडी में जितना भी वेट है उसका 10 to 15% क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन के बाद होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं सर? डीएनए और आरएनए।
को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। अब 2 हो गया इसलिए एसिड नहीं बोल के एसिड्स बोलते हैं। ये होता है 5 से 7%, 5 to 7%। फिर क्या होता है सर, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 3%। फिर उसके बाद क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड माने फैट, कितना परसेंट, 2%। उसके बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, आयंस होता है, कितना परसेंट, 1%। तो सर एक चीज यहां बताइए, पानी तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि H2O है, पर एक केमिकल है। पानी के बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का, तो बाबू प्रोटीन बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड फर्दर बना हुआ रहता है इन चीजों से। न्यूक्लिक एसिड का बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है। उसके बाद हम अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। लिपिड का अगर बात करें तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। और आयंस हमारे बॉडी में बात कीजिएगा तो जैसे हो गया Na+, K+, Cl-, Ap++, ठीक है, Zn+, ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं। तो आप इधर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सब देख के आप बोलिएगा कि हम लोग केमिकल नहीं है। लेकिन जब जैसे ही आपका नजर इधर पड़ेगा तो देखिएगा कि इधर तो सारे केमिकल्स हैं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड क्या चीज से बना है, यही एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। ये जो केमिकल्स हैं ये सब एक साथ अगर हमारे बॉडी में रहेंगे तो क्या शांत रहेंगे? जैसे अब आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग जितने भी देख रहे होंगे, बच्चे होंगे, यंग यंगस्टर हैं, लड़कियां हैं, जो शादीशुदा होता है उनको हम लोग बोलते हैं कि औरत है। तो कहीं भी देखिएगा कि बहुत सारा लेडी लोग बैठा हुआ है तो कभी वो शांत नहीं बैठ सकता है, उनका नेचर है, शांत बैठ ही नहीं सकता है, जहां भी रहेगा वहां गप हाँकते हुए रहेगा। बर्तन बहुत सारा रखा हुआ है, वो एक साथ जा रहा है, वो शांत नहीं रह सकता, उसे आवाज आते रहेगा। ठीक उसी तरह केमिकल्स इतने सारे हैं, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अलग अलग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, रिएक्शन चलते रहेगा। तो ये सारे केमिकल्स जब एक जगह रहेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो वही सारे रिएक्शंस को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन occurring inside the body of living organism are termed as क्या चीज, मेटाबॉलिज्म। ठीक है सर, एक बात बताइए, आप पूरा परसेंटेज कैसे लिख दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो इसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं और उसी ट्रिक से हम लिखे हैं। आप लोग जब बहुत छोटे हुए गया, बहुत पहले की बात है, 5 7 साल 8 साल पहले, तो हनी सिंह का एक गाना आया हुआ था, ब्लू है पानी 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 पानी। तो गाना को जब ध्यान से सुनिएगा तो देखिएगा कि 70 to 90% उस गाना में तो खाली पानी पानी का ही बात करता है। ऐसे भी आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में धरती पर 3/4 क्या है, पानी ही है। हमारे बॉडी में भी 3/4 लगभग क्या है, पानी ही है। तो 70 to 90% हमारे बॉडी में क्या होगा, पानी। पानी से आप दिमाग में रखिएगा, प से पानी, प से प्रोटीन, प्रोटीन नहीं बोलना है, बोलना है प्रोटीन, प्रोटीन नहीं प्रोटीन। 10 to 15%, देखिए 10 to 15% है कि नहीं है, प्रोटीन मत बोलिए, बोलिए प्रोटीन, 10 to 15%। उसके बाद आइए देखिए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कितना लेटर है, तो 7 लेटर है। एसिड्स में कितना है, 5 लेटर है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना 5 से 7%। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए, डॉक्टर बनिए, और डॉक्टर बनिए तो कार से मतलब रखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार से मतलब रखिए। कार कितना लेटर का है, 3 लेटर का। कार्बोहाइड्रेट कितना, 3%, 3%। खाली एक ही चीज आप लोग को दिमाग में रखना है, लिपिड, लिपिड होता है 2%, 2%। आयंस में देखिएगा तो यही खुद आयंस का जो रोमन ये लिखा हुआ, आई जो कैपिटल लिखा हुआ है आयंस में, आयंस, तो ये खुद ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम 1% है। आप देख नहीं पा रहे हो, अलग बात है, गलती तेरे आंखों की, लेकिन देख नहीं पा रहे।
तो हम लोग इसको दिमाग रखेंगे। पूछता है, एनसीईआरटी का ही टेबल लिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, कितना परसेंट क्या है, पानी पानी पानी, हनी सिंह वाला गाना ब्लू है पानी पानी, 70 to 90% पानी। प से पानी, प से प्रोटीन, प्रोटीन नहीं प्रोटीन 10 to 15%। और न्यूक्लिक एसिड में जब देखिएगा तो न्यूक्लिक एसिड में कितना वर्ड है, लेटर्स कितने हैं, 5 से 7, तो 5 to 7% बॉडी वेट का। कार्बोहाइड्रेट में हमको कार से मतलब रखना है और लिपिड को दिमाग में रखना है कि 2%, और आयंस में तो ऐसे ही चीख चीख के बोल रहा है कि हम 1%। लाइफ क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइफ क्या होता है। तो लाइफ जो है, इट इज द पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इंटर्स एट टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ जो है वो पावर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके बदौलत एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ का ऐसे एक्यूरेट डेफिनेशन कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। लिविंग क्या चीज से बना है, आयन और मॉलिक्यूल से बना है, केमिकल से बना है। तो केमिकल इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गए हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन हो गया है। तो लाइफ क्या है, वो पावर है जिसके बदौलत लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। अब बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बेसिस पर हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। वो सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। यही सब लिविंग के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब एक एक करके इसको हम डील करेंगे। जैसे कि रिप्रोडक्शन आप लोगों के साथ डील कर चुके हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ फीचर जो होता है लिविंग का, डिफाइनिंग फीचर होता है। अगर ये रहा तो गारंटी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग होगा। उसी को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। इसके अंदर आता है कॉन्शियसनेस, इंटरनल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यही 4 फीचर जो है वो लिविंग का बोलिएगा तो डिफाइनिंग फीचर है। बाकी सब डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, उन सब चीजों पर अभी हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों के सामने प्रूफ किया कि रिप्रोडक्शन कैसे लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बूढ़े आदमी का एग्जांपल दे करके कि मैरिज किसी का हो गया है लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि लिविंग तो है लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टी को वो शो नहीं कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं सर, हाँ अभी हम बात कर रहे थे क्या चीज पर, अभी हम आप लोगों के साथ बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के ऊपर में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के ऊपर में बात कर रहे थे, तो आइए अभी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हम लोग देख लिए कि जितना भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेटाबॉलिज्म। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म कितने तरह का होता है। तो ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा कि मेटाबॉलिज्म जो है या रिएक्शन जो है वो 2 ही तरह के होते हैं। कौन कौन सा सर? तो एक रिएक्शन होता है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना भी केमिकल रिएक्शन लिविंग के अंदर में होता है वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म कितने तरह का होता है, तो सर मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म सर एनाबॉलिज्म क्या है, केटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कैन बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज केटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होंगे वो 2 ही तरह के होंगे सर। एक होंगे जिसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क होने का मतलब सर जिसमें स्मॉल केमिकल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे होंगे। और दूसरा जो रिएक्शन होगा उसमें लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे होंगे। माने केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी में होता है वो 2 तरह का होता है।
एक होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें बनाने का काम होता है, और दूसरा नंबर जो होता है उसमें तोड़ने का काम होता है। एनाबोलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबोलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या है? एनाबोलिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब बार बार आप पढ़िएगा, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म सब ठीक है, लेकिन कभी कभी आप भूल जाइएगा कि एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव है कि कैटाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव है। अचानक से दिमाग में नहीं आएगा कि एक कंस्ट्रक्टिव था, दूसरा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन इसमें कौन कंस्ट्रक्टिव है कौन डिस्ट्रक्टिव है दिमाग में नहीं आएगा। तो क से कैटाबोलिज्म, क से काटना, काटना माने डिस्ट्रक्ट करना। तो आप दिमाग में रखिएगा कि कैटाबोलिज्म जो है वो क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? डिस्ट्रक्टिव, माने इसमें मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। एनाबोलिज्म क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद हम अगर बात करेंगे कि एनाबोलिज्म में क्या होगा, तो इन एनाबोलिज्म स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। एनाबोलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, छोटा छोटा चीज जुड़ के बड़ा बनेगा। सर कैटाबोलिज्म में क्या होगा? तो कैटाबोलिज्म में इन कैटाबोलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर वन, ये छोटा छोटा में टूटेगा। ठीक है, एक देख लिए कि कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव है। एनाबोलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज में चेंज होगा, और कैटाबोलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के क्या होगा? छोटा छोटा में चेंज होगा। बहुत अच्छा। अगर एक बात आप लोग समझिए कि अगर हमारे बॉडी में एनाबोलिज्म का प्रोसेस ज्यादा होगा, एनाबोलिक रिएक्शंस ज्यादा होंगे, और कैटाबोलिक रिएक्शंस अगर हमारे बॉडी में कम होगा, माने बनने का प्रोसेस केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा और टूटने का कम होगा, तो ओवरऑल क्या होगा? अगर हम ही है, पैसा अगर हम ज्यादा कमाएंगे, खर्च कम करेंगे, तो ओवरऑल मेरा सेविंग बढ़ते जाएगा, ग्रोथ होगा मेरा। सेम टू सेम वैसे ही बात है कि हमारे बॉडी में अगर बनने वाले रिएक्शंस माने एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होंगे, कैटाबोलिज्म कम होगा, तो ओवरऑल क्या होगा? ग्रोथ होगा। इफ एनाबोलिज्म इज हायर एंड कैटाबोलिज्म इज क्या होगा? कैटाबोलिज्म लो होगा, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या दिखेगा? ओवरऑल इसका रिजल्ट दिखेगा कि ग्रोथ होगा। और अगर कैटाबोलिज्म जो है ये हाई होगा और एनाबोलिज्म जो है वो अगर लो होगा, तो ओवरऑल क्या होगा सर? तो ओवरऑल होगा डी ग्रोथ। डी ग्रोथ का मतलब हम लोग जब जन्म लेते हैं या जब जाइगोट वाले स्टेज में होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में जो बनने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा सिंथेसिस होता है, और टूटने वाले रिएक्शन कम होते हैं। कैटाबोलिज्म कम होता है, एनाबोलिज्म हाई होता है, जिसका रिस्पांस हम लोग को मिलता है कि हम लोग का ग्रोथ होता है। और वही जब एज एडवांस हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद ओल्ड एज में जाते हैं, सेनेसेंस फेज में जाते हैं, तो एनाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। माने टूटने वाले रिएक्शंस बॉडी में ज्यादा होने लगते हैं, बनने वाले रिएक्शन कम होने लगते हैं, जिसका रिजल्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि बुढ़ापा में गाल अंदर चला जाएगा, ठीक है, आंख अंदर की तरफ धंस जाएगा, स्किन के ऊपर में जो कोलाजन फाइबर है स्किन में वो सब कम हो जाएंगे। तो स्किन को खींचिएगा, घर में कोई बूढ़े दादा दादी होंगे, खींचिएगा कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा, खींचिएगा वो बैक जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो रहे हैं, टूटने का प्रोसेस ज्यादा है, बनने का प्रोसेस कम है। तो वही चीज तो हम बोले हैं कि सर अगर एनाबोलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबोलिज्म कम होगा, माने बनने का ज्यादा टूटने का कम, तो ओवरऑल ग्रोथ। कैटाबोलिज्म अगर ज्यादा होगा और एनाबोलिज्म क्या होगा? कम होगा, तो डी ग्रोथ होगा, बुढ़ापा में होगा। दूसरा देखो, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म हमेशा हम लोग की बॉडी में चलते रहता है, लेकिन बात है कि एनाबोलिज्म ज्यादा है कैटाबोलिज्म के कंपेयर में, तो ग्रोथ होगा। कैटाबोलिज्म ज्यादा है एनाबोलिज्म के कंपेयर में, तो डी ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक बात आते हैं कि एनाबोलिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, माने बनाने का प्रोसेस है। तो आप ही लोगों का डॉक्टर बनाना है हमको,
तो आप लोग के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बड़ी रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा। पूरा यहाँ 30 आदमी का टीम है तो 30 लोगों को बड़ी खटना पड़ेगा, बिजी में पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो हम लोग को सबको एनर्जी लगाना होगा, एफर्ट लगाना होगा। और डिस्ट्रक्शन करना है, किसी बच्चा को बर्बाद करना है, 4 दिन ले जाकर उसको अपने पैसे से सिगरेट पिलाइए, दोस्ती यारी बनाइए, 5वां दिन से तू अपने ही घर से कहीं ना कहीं से लाएगा तो बर्बाद होगा। ऐसा नहीं बोलते हैं कि सिगरेट पीने से कोई बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ, गलत लक्षण आने से उसका प्रभाव गलत ही होता है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क कहीं पर भी होगा तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव वर्क कहीं होगा तो खुद ही बर्बाद होगा तो एनर्जी देगा। तो वही बात है कि अगर एनाबोलिज्म का प्रोसेस होगा तो वहां पर सेल एनर्जी लगाएगा, ऑर्गेनिज्म का एनर्जी वहां यूटिलाइज होगा। तो एनाबोलिज्म इज इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। एनाबोलिज्म इज इंडरगोनिक प्रोसेस। सर कैटाबोलिज्म क्या है? कैटाबोलिज्म है कि मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसका एनर्जी कहां है सर? उसमें एनर्जी कहां पर स्टोर है? तो एनर्जी बाबू बॉन्ड्स में है, जो संबंध बने हैं दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, उसी बॉन्ड में ना एनर्जी है। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो कैटाबोलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिक रिएक्शंस जब ज्यादा होंगे हमारे बॉडी में तो क्या होगा? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर ज्यादा होंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी माने कैटाबोलिज्म इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस एंड एनाबोलिज्म इज इंडरगोनिक प्रोसेस। क्लियर है? अब देखिए, एनर्जी ही नहीं, टेम्परेचर भी आपको देना पड़ेगा। अगर एनाबोलिक रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना होगा? एनर्जी तो लगाना ही है, बार बार बच्चा को एफर्ट लगाना होगा, आपको गर्म जोशी से उससे बात करना होगा कि नहीं तुम कर सकते हो, हिम्मत बढ़ाना होगा। तो वैसे ही एनाबोलिज्म होगा तो एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा, टेम्परेचर भी आपको देना होगा। तो इंडरगोनिक के साथ साथ ये क्या है? ये इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। और कैटाबोलिज्म क्या है? एक्सर्गोनिक के साथ साथ, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। ठीक है, इतना बात आप लोग सीख लिए होंगे। फिर उसके बाद एक बहुत कॉमन सा चीज है कि अगर एनाबोलिज्म होगा माने बनने वाले रिएक्शन होंगे, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होंगे, तो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल सेल के अंदर में मॉलिक्यूल आया, तो कोई भी मॉलिक्यूल मूव करते हुए अगर आएगा, ब्लड से आया, कहीं से भी आया, सेल के अंदर में अगर मूवमेंट करता हुआ इकलौता मॉलिक्यूल है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करता हुआ इकलौता मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मूवेबल एनर्जी को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल मूव करता हुआ आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब वो जुड़ जाएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ, जुड़ के एक लंबा मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो अब एक एक मॉलिक्यूल उसके मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो जुड़ के स्थिर हो गए हैं, स्टैटिक हो गए हैं। तो एनाबोलिज्म का जब भी प्रोसेस होगा बाबू, एनाबोलिज्म जब भी होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मूवेबल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल मूव करते करते आया, आके अब क्या हो गया? स्थिर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? पोटेंशियल एनर्जी में। और वही जब कैटाबोलिज्म होगा तो स्थिर है मॉलिक्यूल के अंदर में, पूरा एनर्जी भरा हुआ है, और जब वो टूटेगा तो क्या होगा? अब मॉलिक्यूल जो है, जो एक साथ थे, अब सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी उनका क्या चीज में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, कैटाबोलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। अगर एनाबोलिज्म ज्यादा है और कैटाबोलिज्म कम है तो ग्रोथ होगा, और कैटाबोलिज्म ज्यादा होगा, टूटने का ज्यादा, बनने का कम, तो डी ग्रोथ होगा। फिर हम लोग देखें कि एनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें इंटरगोनिक माने एनर्जी भी देना पड़ता है, टेम्परेचर भी आपको देना पड़ता है। तो इंटरगोनिक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म क्या है? एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनाबोलिज्म में क्या होगा? तो एनाबोलिज्म में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, और कैटाबोलिज्म में जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल में स्थिर है वो आपका चेंज हो जाएगा क्या चीज में? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है इतना बात? तो एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि फेजेज ऑफ लाइफ का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। फेजेज ऑफ लाइफ, फेजेज ऑफ लाइफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्थ जब होता है तो बर्थ से कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेने के साथ में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो सर हम बर्थ को एक फेज बोल सकते हैं? तो नहीं बाबू, बर्थ को कोई फेज बोलना सही बात नहीं है। बर्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, एक टाइम टेकिंग नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फेज ऑफ लाइफ नहीं बोलते हैं। बर्थ ऐसा नहीं है कि किसी का जन्म हो रहा है तो 6 महीने से जन्म होने का प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो बर्थ जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। बर्थ के बाद क्या होता है सर? तो बर्थ के बाद, जन्म लेने के बाद बाबू एनाबॉलिक प्रोसेस, ANA का मतलब है एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो कम होता है। माने बनने का रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, टूटने के रिएक्शंस कम होते हैं। इसका रिजल्ट क्या देखने मिलता है? इसका रिजल्ट देखने मिलता है कि ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। अभी आप लोग पढ़े कि एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा, तो ग्रोथ होगा। तो सर अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है, कैटाबॉलिज्म कम है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये तो टाइम टेकिंग है। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबू इस फेज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। तो सर जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहता है? तो नहीं, ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी जुवेनाइल फेज में रहेगा तो गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। माने ह्यूमन है तो लड़का है तो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, लड़की है तो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, खाली उसमें ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ का एक पीरियड कहलाता है जुवेनाइल पीरियड या जुवेनाइल फेज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बाबू क्या चीज? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज माने रिप्रोडक्शन से पहले का फेज। दूसरा एक फेज आता है लाइफ में जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी फेज। सर इसमें एनाबॉलिज्म जो होता है बाबू वो कैटाबॉलिज्म के इक्विवेलेंट ही होता है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो लगभग इक्विवेलेंट या इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी फेज। अब मैच्योरिटी फेज को ही आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इन दिस फेज organisms are reproductively active because they are capable of producing gametes. In case of humans, male produces sperm and female produces ovum. तो इसका ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तो इसको हम लोग मैच्योरिटी फेज बोलेंगे। फिर एक फेज आता है जब क्या होता है कि एनाबॉलिज्म जो है वो घट जाता है और कैटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। एरो ऊपर होने का मतलब बढ़ना और एरो नीचे होने का मतलब कम होना। तो एनाबॉलिज्म घट जाएगा, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो इसके बदौलत क्या होगा? तो डी ग्रोथ होगा। डी ग्रोथ, इसका मतलब डी ग्रोथ होने का मतलब है कि बॉडी डिटोरिएट करेगा, बॉडी में जो है बहुत सारे प्रोटीन है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें डिटोरिएशन होगा, उनमें कमी आएगी, जब बुढ़ापा में होता है। तो इस फेज को क्या बोल सकते हैं? तो इस फेज को हम लोग सेनेसेंस फेज भी बोलते हैं, सेनेसेंस फेज भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, या इसी को ओल्ड एज भी बोलते हैं। तो सर ये ओल्ड एज या रिप्रोडक्टिव फेज जहां जाकर के जिस पॉइंट पर खत्म हो जाता है उसी को हम लोग डेथ बोलते हैं। डेथ क्या है? डेथ इज इरिवर्सिबल। डेथ क्या है? डेथ का डेफिनेशन सुन लीजिए। डेथ इज इरिवर्सिबल टर्मिनलाइजेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। डेथ इज इरिवर्सिबल टर्मिनलाइजेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। फंक्शनल लाइफ जहां पर इरिवर्सिबली माने डेथ हो गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है और नहीं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो बर्थ और डेथ जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, तो ये फेज ऑफ लाइफ नहीं होता है। जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज और सेनेसेंस फेज ये फेज ऑफ लाइफ होते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना है उसके बेसिस पर उसका क्या रहता है? इन सब फेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है।
अब 2 वीक किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान है तो 2 साल का तो जुवेनाइल पीरियड होगा नहीं, उसी में कुछ समय होगा जुवेनाइल, कुछ होगा मैच्योरिटी, कुछ होगा सेनेसेंस। मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग रिप्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा को क्या करता है, लाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा को लाता है। तो कितना पेरेंट इन्वॉल्व है, नया ऑर्गेनिज्म को लाने में कितना पेरेंट इन्वॉल्व है, इस बेसिस पर रिप्रोडक्शन बाबू 2 तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। यूनिपेरेंटल प्रोसेस बोलने का मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बाई पेरेंटल प्रोसेस है, माने इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब जैसे हम ही लोग हैं, ह्यूमंस ही हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद होगा कि इट ऑकर्स विदाउट, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब आप लोग को याद होगा, फरवरी महीना है गुलाब, ठीक है। तो गुलाब में क्या होता है, रोज जो होता है, रोज में हम लोग रोज को प्रोपेगेट कैसे करते हैं, रोज को प्रोपेगेट करते हैं हम लोग स्टेम कटिंग करके। तो एक गुलाब का पौधा है, उसका स्टेम कटिंग किए, उसको ऑक्सीजन हार्मोन से ट्रीट किए, मिट्टी में ले जाकर लगा दिए। तो ये प्रोसेस क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या गुलाब का पौधा काटे तो गेमीट बना, नहीं बना। गेमीट जब नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन क्या चीज का कराइएगा, गेमीट नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। आप कितना, एक पौधा को काटे थे कि 2 पौधा को काट के जोड़ के लगाए थे, एक ही को लगाए थे। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, इसमें क्या इतना रटना है। पहला चीज लिखा हुआ है कि यूनिपेरेंटल प्रोसेस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। गेमीट कुछ बन ही नहीं रहा है, जब गेमीट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ना गेमीट बनेगा ना फर्टिलाइजेशन होगा तो कोई चेंज भी नहीं आएगा। चेंज नहीं आने का मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो वेरिएशन नहीं आएगा तो जो प्रोजेनी होगा वो 100% पेरेंट के जैसा होगा। और जो प्रोजेनी पेरेंट के जैसा 100% होता है उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लोन का सुन लीजिए डेफिनेशन कि क्लोन्स आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which are genetically, माने जेनेटिक मेकअप, माने डीएनए भी उसका 100% सेम है। क्लोन्स आर द ग्रुप ऑफ, या क्लोन्स आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which are genetically and morphologically 100% similar to their parent। 100% वो अपना पेरेंट के जैसा होगा, देखने में भी और जीन्स में भी, डीएनए में भी, जेनेटिक मटेरियल में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग चैप्टर पढ़िएगा कि जब 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। जैसे मेरा स्किन छिल गया, फिर नया स्किन आया, तो कौन सा डिवीजन से आया, स्किन में क्या है, सेल्स है। तो नया जो सेल आया वो किस तरह से आया, तो सेल, नया सेल्स जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, पहले जो एग्जिस्ट करता है उसी से नया सेल आता है। तो नया सेल आने का भी 2 तरीका है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये नॉर्मल हमारे बॉडी का ग्रोथ के समय में होता है। अब मियोसिस गेमीट फॉर्मेशन के समय में होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट फॉर्म हुआ तो आप बोलिए कि नहीं हुआ सर, होता तो गुलाब में तो दिख ही जाता। तो जब गेमीट नहीं फॉर्म हुआ तो गेमीट फॉर्म करने वाला ये सेलुलर डिवीजन होगा तो नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, खाली माइटोसिस होगा, खाली ग्रोथ होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है खाली माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मियोसिस दोनों ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, कम समय में हम लोग ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड इलैबोरेट प्रोसेस है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है और सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स लमसम धरती का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आप बोलिए कि बैक्टीरिया में नहीं होता है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस तो होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इन सब के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे।